प्रोत्साहित से अनुरोध करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री RN सिंह जी को मंच पर लेकर आए। विवेकानंद केंद्र के जगह को श्री मनोज गुप्ता जी का अनुरोध है कि वे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री संजय खंडेलवाल जी को वे मंच पर लेकर आए। हमेशा की तरह कार्यक्रम के प्रारंभ तीन ओंकार प्रार्थना के लिए निहारिका एवं मोनिका दीदी से अनुरोध है। तीन ओंकार प्रार्थना साथ में माननीय मंत्री जी तथा मंत्री प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। माँ भारती की वंदना के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शारदा बिहार विद्यालय के प्रियगण के साथ संदेश स्वरों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हम लोग गायन करेंगे। Hare
आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथियों का स्वागत है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राघव भाई, मंत्री परिषद शासन वित्त योजना और आर्थिक और सांख्यिकी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूँ माननीय भगत सिंह राजपूत प्रांत को लेकर के। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री आर.एन.पी. सिंह साहब जो कि दिल्ली से हमारे बीच आए हैं और भारतीय पुलिस सेवा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ राजपूत जी से। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय श्री संजय जी खंडेलवाल के स्वागत के लिए मैं राजपूत जी से अनुरोध करता हूँ। नौ मार्च 2010 से विवेकानंद केंद्र द्वारा विमर्श की ये कड़ी प्रारंभ हुई। सबसे पहले मेजर जनरल वी.डी. बख्शी के द्वारा भारत की सामरिक परंपरा विषय पर उद्बोधन दिया गया था। उसी कड़ी में आज ये 19वां कार्यक्रम है। विवेकानंद केंद्र का लगातार ये प्रयास रहा है कि देश के सामने जो भी ज्वलंत मुद्दे प्रस्तुत हो रहे हैं उसमें जो आमजन है उसकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। हम लोग उसमें क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, वो बात हम आगे तक पहुंचाएं। मुझे स्वर्गीय कवि पाठ की कुछ पंक्तियां इस संदर्भ में याद आती हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहनी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना सड़क का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आ जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी हुई बर्फ सी होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर भुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। जो कुछ भी राष्ट्र के सामने अलग अलग चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उन पर आम जनता विचार पैदा करना, उस विचार पर चिंतन करना, गहन चिंतन मनन करना, ये विवेकानंद केंद्र के विमर्श का लगातार उद्देश्य रहा है। और इस 19वीं श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम में हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में श्री आर.एन.पी. सिंह जी उपस्थित हैं। वे देश के मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठतम और स्वतंत्रतम इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में सुपरिचित रहे हैं। उन्होंने 2 मासिक पत्रिकाओं इटर्नल इंडिया और चिंतन भारत का प्रकाशन किया, इसीलिए वे देश में वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी बहुचर्चित और ज्ञानवर्धक पुस्तकों में ISI का आतंक,
पाकिस्तान की हकीकत, बांग्लादेश डिकोडेड और राइट्स एंड रॉन्ग जो भी हाल ही में पुस्तक आई है वे अत्यंत ही परिचित रही हैं। उन्होंने इन पत्रिकाओं और पुस्तकों के लेखक के रूप में जो ख्याति अर्जित की है उसके बाद उनका निजी परिचय कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। एक बार जानना उपयुक्त होगा कि उनकी जो अभी लेटेस्ट पुस्तक है राइट्स एंड रॉन्ग वो इतनी चर्चित रही कि उसको लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसके अध्यक्ष जो अभी उपराष्ट्रपति हैं जनाब हामिद अंसारी साहब, उन्होंने जांच भी कराई और काफी कुछ जांच पड़ताल के बाद उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिसके आधार पर कोई कार्रवाई भी की जाती। इस पुस्तक में श्री सिंह ने 1773 से 2004 तक के दंगों का क्रमवार विवेचन किया है। श्री राजनीति सिंह साहब को भारतीय पुलिस पदक एवं राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इन दिनों वे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन चाणक्यपुरी नई दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो पॉलिसीज हैं उनके लिए थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है, उसके लिए सीनियर फेलो है। मैं अत्यंत ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि अपना बात करें। आदरणीय श्री RNP सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री खंडेलवाल जी, श्री किशोर सोढ़ी जी, उपस्थित दिग्गज, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। विवेकानंद केंद्र की भोपाल शाखा में मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आपके सामने आऊँ। प्रदेश में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। बड़ा ही प्यारा भोपाल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ लेकिन दिल्ली रहता हूँ। पहली बार मैं रतलाम गया था, वहाँ जो फिलांथ्रोपिस्ट हैं चैतन्य कश्यप, उन्होंने कहीं सा ग्राम बनाया है, करीब 100 घर है, जिसमें 100 घर में गरीबों को वितरण किया है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। उसमें 2-4 मुसलमान परिवार भी हैं, उसको देखने गया था, बड़ा ही बढ़िया अच्छा लगा, क्योंकि इसी योजना में दूसरी जगह नहीं देखी। दूसरी बार मैं भोपाल आया हूँ, बड़ा ही आनंद आया। जहां तक इस विषय का सवाल है, अत्यंत गंभीर विषय है और ये भारत की मर्यादा पर एक चोट है। आज हजारों साल से भारत को इसकी सभ्यता, संस्कृति और सिविलाइजेशनल एथोस के कारण भारत को जाना जाता है। आज जब पूरा विश्व अणु और परमाणु के बम पर बैठा हुआ है, उस समय विश्व के अनेक चिंतक आस लगाए बैठे हैं कि इस विश्व विनाश से भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति ही दुनिया को बचा सकती है। और अनेक विचार, घनेरों लेख इस पर आ रहे हैं कि भारत को इसकी पहल करनी चाहिए। जो बची हुई कुछ सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं से मिलजुल कर इसकी पहल करनी चाहिए। और जो कुछ निकलने वाली सभ्यता है, करीब 200 सभ्यताएं थी और उन सभ्यताओं में अब कुछ 2-4-5 सभ्यताएं बच गई हैं। बाकी सारी सभ्यताओं को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने निगल दिया है। कुछ सभ्यता, चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, जापान की सभ्यता, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की सभ्यता बची हुई है। और इसके लिए आज से 4-5 साल पूर्व एक GFCH, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशनल हार्मनी की स्थापना भारत में हुई थी।
ये विदेशी चिंतकों के दबाव में हुई थी, जिसमें जितने धर्म गुरु हैं, दलाई लामा से अब्दुल कलाम की आए थे, मैं भी उसमें था। बड़ा भव्य समारोह था और सबों ने ये विचार प्रकट किया कि भारत को इसकी पहल करनी चाहिए और जो सभ्यता अन्य सभ्यताओं को निकल रही है उनसे आग्रह करना चाहिए कि अन्य सभ्यताओं को न निकले। तो मेरे कहने का अर्थ है कि भारत की सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, बहुत्वादी सभ्यता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास रखती है, सिंथेसिस में विश्वास रखती है और इस सभ्यता को एक कलंकित करने के लिए इस बिल को पेश किया जा रहा है। और ये बिल भारत की सभ्यता आप सब जानते हैं, इसने पारसी को बसाया, यहूदी को बसाया, मुसलमानों को बसाया मतलब आज से करीब 1500-1600 साल पहले मालाबार के राजा ने उनको बसाया। और इसलिए कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व में विश्वास रखने वाली सभ्यता है। लेकिन ये प्रिवेंशन ऑफ फंगल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड पार्सन्स बिल 2011 ये कलंक है, क्योंकि इसमें हिंदुओं को किलर के रूप में लोग सामने रखते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हिंदू किलर। अब आप कल्पना करें कि पूरे विश्व में क्या मैसेज जाएगा कि हिंदू किलर है, जो हजारों साल की सभ्यता जिस पर भारत गर्व कर रहा है, दुनिया गर्व कर रही है कि एक सभ्यता है जो सिंथेसिस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास रखती है, उसके मेजोरिटी के लिए कानून बनाया जा रहा है सिर्फ मेजोरिटी को रोकने के लिए। मैं आगे आपको डेफिनेशंस बताऊंगा। उस डेफिनेशन में आप देखेंगे इसमें साफ कहा गया है कि हिंदू किलर्स है। मैं इस पर एक छोटी सी घटना बता दूं, दूसरे की तो बात छोड़िए। ये अल-बरूनी कब आया था? अल-बरूनी इंडिया आप देखें, उसने पूरी गजनी के साथ आया था, पूरी प्रशंसा की है भारत की सभ्यता की। अबुल फजल अपने आईने अकबरी में पूरी प्रशंसा की है। जहांगीर और औरंगजेब ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें यहां की सभ्यता कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू किलर है। 1928 में मेकाले का साला चार्ल्स ट्रेवेलियन को भेजा गया था, दिल्ली आया। उसको इसलिए भेजा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन कर सकते हैं। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, चीजों का स्टडी किया और उसने अपना ओपिनियन दिया, एक पैम्फलेट निकाला और ओपिनियन दिया कि भारत में अंग्रेज शासन नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज को चाहिए कि वो इज्जत से ऑनरेबली यहां से चले जाए, नहीं तो उनको किक आउट किया जाएगा। नहीं कर सकते हैं, इसके 5 कारण उसने बताए थे। एक कारण बताया था डिस्टेंस। इंग्लैंड और भारत का डिस्टेंस 6 महीने का उस समय आता था, जहाज से लोग आते। तो इतनी दूरी पर शासक बैठे जहां 6 महीने की दूरी को आने की, 6 महीने समय लगे आने की, वो नहीं कार्य कर सकता। दूसरा कारण बताया था भारत पॉपुलेशन का। भारत का इतना विशाल भारत की आबादी है, इतनी छोटी आबादी इंग्लैंड की है, वो कैसे यहां राज कर सकता है। तीसरा कारण बताया था कम्युनिटी फैक्टर। चौथा कारण बताया था कि यहां मुस्लिम उनको काफी ट्रीट करते हैं और हिंदू ब्रिटिश को, अंग्रेज को मले ट्रीट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने बताई थी कि भारत को हजारों सैकड़ों साल की गुलामी के बाद भी उसको अपने सिविलाइजेशन पर गर्व है, उसको याद है और उस पर गर्व करता है। जिस देश को अपने सिविलाइजेशन पर गर्व हो, उस पर आप राज नहीं कर सकते। ट्रेवेलियन कहा था 1853 में
उसने इस बात को रिपीट किया और उसके बाद उसके बाद निकाले 1835 में निकाले में एजुकेशन सिस्टम वगैरह, इसके बाद एजुकेशन सिस्टम आया जो आप सब जानते हैं, निकाले का एजुकेशन सिस्टम। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर इस बिल को देखें और अपनी सभ्यता को देखें, सबों ने जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है उस पर एक कलंक के रूप में थोपा जा रहा है। अब मैं इस बिल के बारे में कुछ आपको बताऊं। इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस एक्सेस टू जस्टिस एंड पर्सन्स बिल 2013। ये बिल का ड्राफ्ट इंटरनेट के साइट पर है, आप भी चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। इस बिल में इसके 138 क्लॉज हैं, 9 चैप्टर्स। इस बिल में जो डेफिनेशन का चैप्टर है उसमें एक ग्रुप को उन्होंने डिफाइन किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण डेफिनेशन है क्योंकि पूरे बिल में इसी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रुप को क्या बताते हैं? ग्रुप मीन्स ए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, religious or linguistic minority in any state in the Union of India or scheduled caste and scheduled tribes within the meaning of clauses 24 and 25 of Article 366 of the Constitution of India. Linguistic, religious and linguistic minority, इन्होंने SC और ST का बड़ी एक साजिश को भ्रम फैलाने के लिए दे दिया है ताकि एससी और एसटी को हिंदू समुदाय से हम अलग दिखा सकें। एक पर्पस ये। दूसरा पर्पस एससी और एसटी का पहले से एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट लागू है, अगर उसके लिए कुछ करना था उसमें संशोधन कर दीजिए। इस ग्रुप में लागू करके उन्होंने इसको कवर कर दिया है एससी एसटी को लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ। भारत में जितने भी दंगे हुए हैं अधिकतर दंगे हिंदू और मुसलमान के बीच हुए, ईसाई या सिख या अन्य दंगे बहुत कम के हुए। हिंदू मुसलमान दंगों का मतलब है हिंदू मुसलमानों का दंगा। तो इन्होंने ग्रुप को डिफाइन कर दिया है, ग्रुप कर दिया है मैंने मुस्लिम्स के लिए या माइनॉरिटी या जिसको कहें। अब दूसरा डेफिनेशन देखिए, विक्टिम। जब दंगा होगा तो एक विक्टिम होगा। विक्टिम को कैसे ये डिफाइन करते हैं? विक्टिम मीन्स एनी पर्सन बिलोंगिंग टू ए ग्रुप एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। माने दूसरा विक्टिम नहीं माना जाएगा। अगर दूसरा सेक्शन विक्टिम हुआ, जैसे एक दंगा हुआ, उस दंगे में हिंदू विक्टिम हुआ तो उसके लिए ये नहीं है। विक्टिम मीन्स एनी पर्सन बिलोंगिंग टू ए ग्रुप एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट हु हैज सफर्ड फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और मॉनेटरी हार्म और हार्म टू हिज और हर प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स हिज और हर रिलेटिव, लीगल गार्जियन एंड लीगल हेयर वेरेवर एप्लीकेबल। माने किसी दंगे में अगर हिंदू मारा जाता है तो विक्टिम नहीं हुआ। मेजोरिटी अगर मारा जाता है, मेजोरिटी में हिंदू आ गए, अगर वो मारा जाता है, वो घायल होता है तो ये बिल उसके लिए नहीं। ये बिल सिर्फ उनके लिए है जो ग्रुप के सदस्य हैं। और ग्रुप को आपने देखिए पूरे 138 जो इसके क्लॉजेज हैं, ये दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये था। क्लॉज 7 सेक्सुअल असॉल्ट कैसा बिल है ये आप मैं क्लॉज वाइज आपको बता रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, वैसे पूरा बिल भी वैसा ही है। क्लॉज 7 सेक्सुअल असॉल्ट
यौन शोषण या इसका जो हिंदी आप कर लीजिए, सेक्सुअल असॉल्ट। ए पर्सन is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to a group, again group, and a minority, belonging to a group by virtue of that person's membership of a group against women, rape, gang rape, mass rape, etc. अगर हिंदू महिला का यौन शोषण होता है, गैंग रेप आदि होता है, उसके लिए बिल नहीं है। ये बिल सिर्फ ग्रुप के लोगों के लिए जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसके लिए है। ये क्लॉज 7 का था। आप देखें, क्लॉज 9, ऑर्गेनाइज कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस। ये लंबा है, इसमें है एनी पर्सन हु सिंगली और ब्लाइंडली और एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एसोसिएशन इंगेजेस इन अनलॉफुल एक्टिवली डायरेक्टेड अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस। यानी इसका अर्थ हुआ कि कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस से ग्रुप के लोगों को मुक्त किया गया। कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस से ग्रुप मुक्त है और इसका जो भी दोष होगा वो मेजोरिटी के लोगों को आएगा। पूरा इसका आपको ज्यादा समय हम इस पर नहीं, इसके अन्य खतरनाक आस्पेक्ट देखिए। दूसरा खतरनाक आस्पेक्ट इस बिल का है कि सेंटर बैकडोर से स्टेट में प्रवेश करना चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट, ये राइट का मसला, स्टेट का मसला, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला। मैं कहता हूं दंगा किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए कलंक है। जब भी दंगा हुआ है, देश के सारे लोग, चाहे वो जुडिशियरी हो, पॉलिटिशियन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस ऑफिसर्स हो, सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं और दंगों को रोकने की कोशिश करते हैं। दंगा कोई अच्छी बात किसी देश के लिए नहीं है, हमेशा करना। लेकिन ये क्या कर रहा है, दंगे के लिए एक नेशनल अथॉरिटी बना है और वो नेशनल अथॉरिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल पॉलिटी में दखल दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट। अब नेशनल अथॉरिटी को जो इन्होंने पावर दिया है, उस नेशनल अथॉरिटी के पावर हम समझते हैं कि पेश किया जाएगा और अधिकांश राज्य सरकार से या होगी, जैसा मेरा अपना अनुमान है। वैसे जयललिता ने कह दिया कि हम नहीं तैयार होंगे, अन्य राज्य भी शायद ऐसा ही कहेंगे, अभी बात सामने आई नहीं है। उसको इतना पावर दे दिया है कि नेशनल अथॉरिटी केंद्र में होगा, राज्य में होगा उसकी शाखा, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटी, उस नेशनल अथॉरिटी का डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटी होगा। और नेशनल अथॉरिटी के अधीन सारे मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस मशीनरी और आर्म फोर्सेज सारे उसके अधीन होंगे। उसके रिकमेंडेशन पर ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगी, कोई एक्शन होगा, सस्पेंड, डिसमिसल, व्हाट एवर एक्शन, और उसके एक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्लॉज 20 कहता है, the occurrence of organized communal and targeted violence shall constitute internal disturbance within the meaning of Article 355 of the Constitution of India, and the central government may take such steps in accordance with the duties mentioned therein. स्टेट इंटरफेयर कर सकती है और स्टेट को डिस्टेबलाइज भी कर सकती है। इतना पावरफुल नेशनल अथॉरिटी को बनाया। अब नेशनल अथॉरिटी के बनाने में इन्होंने तय किया है
नेशनल अथॉरिटी में एक चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे और 5 और सदस्य होंगे, यानी 7 सदस्य हुए नेशनल अथॉरिटी। ऐसा ही पैटर्न राज्य में भी होगा। उसके और नेशनल अथॉरिटी shall consist of a chairperson, a vice chairperson and 5 other members, provided that at all times not less than 4 members, including the chairman and vice president, shall belong to a group as defined under this act। उस 7 मेंबर में 4 मेंबर ग्रुप के होंगे, यानी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर दूसरे होंगे। मैंने वहां भी मेजोरिटी उस ग्रुप का रहेगा, माइनॉरिटी का रहेगा। ये तो नेशनल अथॉरिटी का होगा। ये राज्यपाल के अधिकार में भी हस्तक्षेप है। ऐसे मामले में राज्यपाल हस्तक्षेप करते, राज्यपाल रिकमेंड करते, राज्यपाल केंद्र को सलाह देते। ये राज्यपाल के पावर में इंटरफेरेंस है। अब नेशनल अथॉरिटीज के पावर क्या है उसे मैं बता चुका हूं। इसको रेड करने, शिकायत की जांच करने आदि का अधिकार होगा। इसको आर्म फोर्सेस को डील करने का पावर होगा। इसको पब्लिक सर्वेंट एवं पुलिस के पोस्टिंग तथा ट्रांसफर का अधिकार होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार की पूरी मशीनरी इसके अधीन होगी। अब स्टेट की जो मशीनरी है, अब जब इतना पावर होगा तो डिमोरलाइज हो जाएगी। वो डिमोरलाइज होगी कि अब तो सब इसके अधीन है, राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती है। वो डिमोरलाइज मशीनरी तो स्टेट की क्या बात सुनेगी? ये नेशनल अथॉरिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, हेट प्रोपेगेंडा। अब जब किया है हेट प्रोपेगेंडा का क्लॉज 74, ये हेट प्रोपेगेंडा में करता है। अगर किसी व्यक्ति पर माइनॉरिटी के खिलाफ हेट प्रोपेगेंडा का दोष लगाया जाता है तो उसे दोषी माना जाएगा जब तक कि वह साबित नहीं कर देता कि वह दोषी नहीं है। हम 4 आदमी बैठे हुए, कोई पासर जाके एक शिकायत कर देता है कि ये साहब माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, उसकी शिकायत दर्ज होगी, लीगल एक्शन हम पर होगा, या जो 4 आदमी लीगल एक्शन होगा और हम तब तक बंद रहेंगे या दोषी रहेंगे जब तक हम ये साबित नहीं कर दें साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये हेट प्रोपेगेंडा है। If in a prosecution for any offence committed under this act, it is shown that the accused committed or evaded or conspired to commit the offence of hate propaganda under section 8, it shall be presumed unless the contrary is proved that the offence committed was knowingly directed against a person by virtue of his or her membership of the group। ये हेट प्रोपेगेंडा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेजोरिटी के खिलाफ कोई कहता है कि काफी है, उनके लिए अलाउड है। अगर आप कोई शब्द बोल दीजिए वो हेट प्रोपेगेंडा है। पूरे बिल का मैंने आपको ये सारांश बता दिया। इस देश में पहला राइट हुआ था 1713 और वो राइट भी गुजरात में हुआ।
1713 के बाद तो घनेरों राइट्स हुए। जितने राइट्स हुए हैं इस देश में, करीब करीब सारे राइट्स में धार्मिक भावना ही प्रधान है। अगर राइट्स के सारे कारणों को एक एक कर देखें तो मुख्य रूप से जो राइट्स के कारण अभी तक सामने आए हैं वो कारण है आप सहमत होंगे मेरी बात से। मैंने इस पर काफी कई साल लगा के किताब तैयार की और जितने राइट्स में हैं उनमें जो कारणों को मैंने देखा है वो कारण है मस्जिद के पास गाजे बाजे का बजना, धार्मिक कारण, मस्जिद या किसी मुसलमान पर गुलाल के छींटे पड़ना, पूजा स्थल पर किसी समुदाय विशेष का कब्जा, पूजा स्थल की जमीन पर किसी प्रकार का विवाद, मस्जिद के बगल से हिंदू प्रोसेशन का निकलना, हिंदू प्रोसेशन पर पथराव, धार्मिक सिंबल को इंसल्ट करना, किसी दूसरे समुदाय द्वारा धार्मिक प्रोसेशन को रोकना, मुसलमानों द्वारा गोवध कर हिंदू समुदाय के धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना, मुसलमानों द्वारा बकरीद के मौके पर गोवध, मुसलमानों के द्वारा गाय को घायल करना, गोमांस बेचना, देवमूर्ति मंदिर या मस्जिद पर गोमांस या सुअर का मांस फेंक कर अपवित्र करना, दो समुदायों में सामूहिक या व्यक्तिगत विवाद, किसी व्यापार को लेकर, हिंदू मुस्लिम माफियाओं के बीच प्रतिद्वंदता, हिंदू या मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार, उनका अपहरण या छेड़छाड़, दूसरे समुदाय में शादी, धर्मांतरण, अफवाह और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये कारण है। ये बिल इन कारणों को बिल्कुल दरकिनार कर देता है, कहता ये सब कोई कारण नहीं, हिंदू एग्रेसर है, हिंदू किलर है और हिंदू ही अटैक करते हैं, मुस्लिम पर अटैक करते हैं। अब इसमें कई सवाल उठते हैं। सवाल अगर ये उठाता है तो गोधरा कांड में कोई दोषी नहीं है, क्योंकि उसमें मेजोरिटी के लोग 59 लोग जो विक्टिम हुए, जलाया गया, बाद में गुजरात में और दंगे हुए, लेकिन गोधरा में कोई दंगा नहीं हुआ। जहां शिया सुन्नी का दंगा होता है उस दंगे को आप क्या कहेंगे? कई जगह ऐसे होते हैं कि ट्राइबल्स के दो ग्रुप के बीच में दंगे होते हैं। दो तरह के ट्राइबल हैं, संथाल, मन संथाल या अन्य ट्राइब्स हैं, उनमें दंगे होते हैं। वो दंगे क्या होंगे? उनको आप कैसे डील करेंगे इस बिल से? अभी हाल में आपने देखा होगा कि केरला में एक क्रिश्चियन प्रोफेसर का एक रेडिकल मुस्लिम ने हाथ काट दिया, उसने कुछ प्रॉफिट के खिलाफ कुछ कहा हुआ था। यहां 2-4 महीने साल को पहले की बात। उसमें आप किसको दोषी मानेंगे? वहां पर कोई दोषी नहीं है, दोनों माइनॉरिटी के हैं, एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है। हेट प्रोपेगेंडा मैंने जैसा कहा, हिंदू को काफी कहते हैं, वहां क्या होगा? जहां मुस्लिम आतंकवाद दंगे, कई कारण मैंने बताया, कई कारण होते हैं, लेकिन जहां मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा एक ऑर्गेनाइज्ड दंगा होता है उसको आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे दंगा नहीं, क्योंकि वो मेजोरिटी के ग्रुप का सदस्य नहीं है। कई प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी है, जैसे बिहार में किशनगंज,
65 से 70% वहां मुस्लिम बाहुल्य जिला है। वहां अगर दंगा होता है तो वहां आप किसको दोषी माने? क्योंकि उस जिले में, प्रदेश में हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन उस जिले में हिंदू माइनॉरिटी में, उसको आप कैसे इस एक्ट से डील करें? कश्मीर वही मैं आगे कहने जा रहा हूं। कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में दंगे होते नहीं हैं, नॉर्थ ईस्ट में इसका कोई मान ही नहीं है। उनके दंगे आपस में होते हैं, हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। कश्मीर जो आपने नाम लिया, कश्मीर में ये लागू नहीं होगा जब तक कश्मीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता हो, अपनी असेंबली से नहीं पास करता हो। तो ये पूरा एक्ट सिर्फ उन प्रदेशों के लिए है जहां हिंदू मेजोरिटी। ये एक्ट संविधान के इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिद्धांत को काटता है। कहां इक्वलिटी आ जाता है? इस बिल के ड्राफ्ट कमेटी में मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बात बताऊंगा। असगर अली इंजीनियर हैं, उन्होंने दर्जनों किताब लिखी है, जिस किताब में उन्होंने बताया है कि दंगे के दोषी हिंदू ही हैं। सैयद साहबुद्दीन साहब हैं, 12-13 मेंबर हैं, सब वैसे ही हैं। मैं 2-3 का नाम बता रहा हूं। बाबरी एक्शन कमेटी वाले सैयद साहबुद्दीन साहब हैं। तीसरा सिकरवार है, जिसने कसम खा लिया है कि गुजरात में वो लड़ती ही रहेगी नरेंद्र मोदी आदि के खिलाफ। इस बिल को गुजरात को ध्यान में रख के बनाया गया है। उसके लिए आप कड़ा से कड़ा कानून बनाए, गुजरात के दोषी को पनिश करें, केसेस पड़े हुए हैं उस पर। इसके लिए पूरे देश में आप इसका कानून बना रहे हैं। क्या सारे, अब गुजरात में क्या होता? 1969 से ये दंगा 2002 का बड़ा दंगा है। 1969 के दंगे में ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है 600 लोग मारे गए और 600 में 80% मुसलमान थे। 30,000 मुसलमान उस समय बेघर हुए। यहां ऑफिशियल फिगर करीब 1,000 का है, बाद में जो प्रेस वगैरह करता है बाद में कि 2,000 के। तो गुजरात का तो इतिहास रहा है। अच्छा, गुजरात के दंगे में देखिए, जो 69 का जो दंगा हुआ था, उस 69 के दंगे में एक जगमोहन रेड्डी कमीशन बनाया गया। उस रेड्डी कमीशन ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है वो मैं आपको बताऊं। रेड्डी कमीशन का ऑब्जर्वेशन है, द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मोनी is not entirely dependent on any one community alone, but on both communities. कहता है किसी एक कम्युनिटी को आप दोषी नहीं बता सकते। ये ट्रस्ट का सवाल, दोनों कम्युनिटी पर आपको ध्यान देना होगा। 69 के दंगे का ऑब्जर्वेशन है, where any communal atmosphere gets fouled and tensions are built up in some way or the other, both communities have to take the blame, irrespective of the blame or culpability of any one community concerning the incident which may have been the immediate cause of disturbances. It is only when both of them inspire confidence in each other that suspicion and distrust will be dispelled
and feelings of brotherhood and enmity will prevail. उस समय भी जब कहा गया था कि हिंदुओं के द्वारा किया गया है, उस पर जस्टिस जगमोहन रेड्डी कमीशन का ही ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको पढ़ के सुना है। Whereas this bill completely exonerates the minority community और कहता है हिंदूज आर fearless। तो मैंने आपको ये दंगों का जो बताया, कारण बताया, इन सारे कारणों को वो मानने को तैयार नहीं है। तीसरी बात मैं बताऊं, ये पहला मौका नहीं है जिसमें अब तो बिल आ गया है, ये पहला मौका नहीं है। वर्षों से ये कोशिश हो रही है कि ऐसी कार्रवाई हिंदुओं पर की जाए। मैंने इस किताब को लिखने में करीब 300 किताबों का अध्ययन किया, 3 मूर्ति लाइब्रेरी में। अब 300 किताबों में ओवर 50% किताब लिखी गई हैं आइदर सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट और कम्युनिस्ट और एंटी हिंदू जो विचार रखते हैं। उनमें प्रमुख रूप से विपिन चंद्रा, के एम पन्नीकर, एन.एल. गुप्ता आदि 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 दर्जन हो गए। और वो शुरू से कर रहे हैं कि हिंदू दोषी है साहब, हिंदू दोषी है साहब। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूं। असगर अली इंजीनियर जो इसमें है, इसके ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर, असगर अली इंजीनियर साहब देश के विभाजन को भी कॉमन नहीं मानते। अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है ऑन रूट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस में लिखते हैं, इवन पार्टीशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ क्लैश बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज पॉपुलरली थॉट। Jinnah was quite indifferent to religion and religious practices. He was a constitutionalist and was fighting for the constitutional arrangement for Muslim poverty. एक दूसरे साहब है एन.एल. गुप्ता नाम। एन.एल. गुप्ता, उनकी किताब है कम्युनल राइट्स इन इंडिया। उसमें लिखते हैं, औरंगाबाद 1986 के दंगे, 1986 में औरंगाबाद में दंगा हुआ था। The fourth general election was first big opportunity to approach the masses on purely communal platform and they, Hindu communists, to be hit. The Johnson could do it especially because the opposing Congress candidate in Aurangabad was a Muslim and there was no progressive opposition. औरंगाबाद मंडी के बारे में लिखते हैं। इसी पुस्तक में अहमदाबाद जो 1969 का दंगा हुआ, उसमें कहते हैं एन.एल. गुप्ता, द बेसिक कॉज ऑफ अहमदाबाद राइट्स was raising the communal tension to pitch by communal parties, particularly the RSS and Johnson. भिवांगी राय 1978 के बारे में कहते हैं, हिंदू महासभा वाज रिस्पॉन्सिबल। जलगांव दंगा 1970 के बारे में कहते हैं, द कम्युनल हार्मोनी वॉज सैटर्ड बाय जॉनसन। चाईबासा 1970, अलीगढ़ 1978, जमशेदपुर 1979, अहमदाबाद, मुरादाबाद 1980, बिहार शरीफ 1981, भागलपुर 1989। दंगों के लिए, इन दंगों के लिए भी हिंदू और हिंदू संगठनों को दोषी मानते। मैं आपको बता रहा हूं, सब पुरानी किताब है। ये बिल तो अभी है, ये प्रयास कितने दिनों से चल रहा है जो अभी सफल हो रहा है।
एक है केएन पनिकर साहब। वो तो कहते हैं कि कीर्तन भजन मंडली और ये जो मंत्र पाठ किया है आपने, ये एटमॉस्फेयर को टोनलाइज करता है। He mentions in recent years there has been a big increase in the number of bhajan mandalis. These look like innocuous institute, but in these bhajan mandalis, the activity is not only limited to recitation of hymns and prayers. They are sites for commerce to Ganga as well. Similarly, the movement for renovation of temples, मैंने मंदिर को जो हम रिनोवेट करते हैं, चुना लगाते हैं, रिपेयर करते हैं, मैं कोई कॉमनल हेट का भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, इस बिल के बारे में कर रहा हूं। तो दूसरे पक्ष के लोगों को ऐसा न समझे कि मैं एक हेट प्रोपेगेंडा की तरह बात कर रहा हूं। They are sites for prominent Ganga as well. Similarly, the movement for renovation of temples to which people are drawn purely for religious reasons has helped communal cause. The renovation of temples is something to which all believers would subscribe. इतना तो इन्होंने करते। अब इनसे मैं पूछता हूं, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल चार मीनार हैदराबाद नवंबर 1979 को तोड़ा गया, दंगा हुआ जब मक्का काबा इन मक्का वॉज टेकन ओवर बाय इजरायली ने काबा को टेक ओवर किया। तो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल और काहे इफेक्ट हुआ, क्या मतलब था काबा से भाग्य लक्ष्मी टेम्पल का? इन और एक दर्जन है, आप पैटर्न आ जाएंगे इसमें, सुनने बिपिन चंद्रा सहित केएन पनिकर सहित एक दर्जन इस सेट ऑफ स्कॉलर्स है जो ये सब करते रहे। और मैं सब उनका कोट दे रहा हूं, जो भी मैंने आपको कहा, उनकी किताब का कोट में दे रहा हूं। अपनी मर्जी से मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं। तो मक्का के हमले, इजरायली के मक्का में अटैक में, हिंदुस्तान के टेम्पल पर अटैक होने में यहां किसका दोष है? On September 7, 1969, a huge procession of about 10,000 Muslims was taken out at Baroda in protest against the desecration of Al-Aqsa Temple in Jerusalem. This had nothing to do with the Hindus. Even then, they shouted slogans, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, which led to compromise. इसमें कौन मेजोरिटी है, कौन माइनॉरिटी है, और हिंदू का एग्रेशन कहां है? अकबर ने भी कहा था, सेनर मुस्लिम रूलर्स ने भी कहा था कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय हिंदुस्तान में हिंदुओं के द्वारा पवित्र चीज मानी जाती है। आज तक इसके लिए सब विजिलेंट है, नहीं हो रही है, कहीं कहीं हो रही है। क्यों उस पर जोर देते हैं कि गो हत्या होनी जब एक देश के लिए? Why cows are sacrificed or slaughtered in India even when cows are considered as mothers? Why Muslims hang green flags symbolizing the flag of Pakistan in communally tense area like Kashmir? डजन से मैं कुछ आपको बता रहा हूं। इसलिए इस दंगे को रोकने के लिए ट्रस्ट की जरूरत है। दोनों में जब तक एक ट्रस्ट नहीं पैदा किया जाता, विश्वास नहीं पैदा किया जाता, दोष दोनों का हो सकता है। आज ये इनका तर्क होता है, दंगे में दोषी उसी को मानते हैं
जिसकी हत्या ज्यादा होती है और इंजर्ड ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ का दंगा हुआ, उस दंगे में 10 मुस्लिम मारे गए, 10 हिंदू मारे गए और 100 मुस्लिम मारे गए, तो कहेंगे दंगों का दोषी हिंदू। कोई भी सेना रेजिमेंट इस बात को समझेगा, 2 तरह से दंगों को डील करेगा। एक तो किसका नंबर ज्यादा है, और दूसरा इसको डील करेगा कि सलाई की पीढ़ी किसने लगाई, हू इंसाइटेड द वायलेंस। तो जब आपने किसी पक्ष में सलाई की पीढ़ी जलाई और मेजोरिटी में एक पक्ष है, शुरू में आपने 5 को मार दिया और मेजोरिटी जब एक जगह पहुंचेगा 50 को मारेगा, तो आप कहिएगा कि मेजोरिटी दोषी है। वो तो मारेगा ही 50, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है, वो जमा होगा 50 को मार देगा। दोषी तो वो है कि जो बेबाक की पीढ़ी जलाता है। दूसरे इस बिल में एक खतरनाक बात यह है कि इनमें पॉलिटिकल ग्रुप या क्रिमिनल ग्रुप, मान लीजिए कि कोई राज्य को डीएस्टेबलाइज करता है, एक ग्रुप तैयार करता है जिसको आप गुंडा बदमाश करिए, 10 लाख 5 लाख 4 लाख रुपया देते कि यहां दंगा फैलाना है, यहां राष्ट्रपति शासन करना है, तो उन गुंडों के तो बल्ले बल्ले हो गए। ये तो ऐसा इमोशनल इशू होता है, कहीं सुअर का मांस फेंक दिया, कहीं गाय का मांस फेंक दिया, कहीं किसी लड़की से छेड़छाड़ कर दिया। उसके लिए आपने ये क्या किया है इस बिल में? ये बिल तो कंप्लीटली एक्सोनरेट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब था, इस बिल में अभी पेश हुआ नहीं है, विश्वास है कि राज्य सरकार भी इसका विरोध करेगी, राज्य सरकार तैयार नहीं होगी। और हमको लगता है, हमको कुछ मेंबर पार्लियामेंट से बातचीत हो रही थी जो सोशलिस्ट वगैरह ग्रुप के हैं, वो भी कंडेम कर रहे थे। जान होता है, अभी तो अन्ना हजारे जी की धूम मची हुई है, उसके बाद कहीं इस बिल को पेश किया तो उसकी धूम मचेगी। और इस पर वो कुछ पूछना चाहे तो पूछे। रफली मोटा मोटी बात यही है, प्रश्न पूछना चाहे तो पूछे, कहीं शंका हो, किसी बात की शंका हो तो। सिंपल में ये जानना चाह रहा था कि ये विधेयक का आपने विस्तृत अध्ययन करके जो निचोड़ और सार पेश किया है, कोई इसमें अच्छी भी चीज आपको नजर आई है क्या कि ये बिल जिसके कारण इसकी कुछ चीजें बची रहना चाहिए और उसमें संशोधन या परिमार्जन होना चाहिए? एक बात। दूसरी चीज कि एक करके याद नहीं रहेगा, तो एक सवाल पूछा था, एक लाइन जवाब देता। 138 क्लॉज में एक ऐसा क्लॉज नहीं है जिसमें संशोधन करके कुछ ठीक किया जा सके। दूसरी चीज मैं जानना चाह रहा था, जो आपने अपना उद्बोधन में किया था, उसमें एक चीज जो हमेशा बाकी जो चिंतक और लेखक व्यक्त करते रहते हैं, वो चीज को मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। वो आपने कहा कि हिंदुस्तान समरसतापूर्ण जीवन शैली का आधार केंद्र रहा है और वो वास्तव में है भी, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको सिद्ध किया उस पर मैं एक बात कहना चाह रहा। आपने कहा कि यहाँ पर पारसी या फिर ईसाई मुस्लिम जो भी आते गए उनको हम बसाते गए। मैं इसमें स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने उनको बुलाकर आमंत्रण देकर यहाँ बसाया नहीं, बल्कि वो यहाँ पर बलपूर्वक आए और चूंकि रहने लगे तो उनको नहीं, आपकी सूचना गलत है, आपकी सूचना गलत है। मालाबार में जब अरब ट्रेडर्स आए तो मालाबार के कोस्ट के जो राजा थे, राजा को उसने कहा आपको बसने की इजाजत दीजिए। राजा ने कहा आप बसो और दूध में चीनी की तरह घुल के रहो और हम पसंद हैं आप यहां रहो। इसलिए आपकी सूचना गलत थी। मैं आपसे स्पष्टीकरण चाह रहा था कि संभवतः काफी सारी ईसाई और अन्य कौमों को भी हमने बुलाने में इस तरीके से हमने बुलाया नहीं। जी। जब इस्लाम ने पारसियों को इतना सताया, पारसी वहां से भागे
यहूदी वहां से भागे और इतना ही नहीं, चौथी शताब्दी में सीरियन क्रिश्चियंस, 4th सेंचुरी सीरियन क्रिश्चियंस यहाँ आए केरला में, सेंट थॉमस आए, अभी सबसे पहला चर्च वही है, उन्होंने चर्च बनाया। जो आए और उनका स्वागत किया है। ये भारत का सिविलाइजेशनल वे ऑफ लाइफ था। और इतना ही नहीं, और एक बात इसको बता दें, जिस हालत में देश का विभाजन हुआ था, अगर आपका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, दुनिया का सबसे बड़ा एक देश से दूसरे देश में आने वाला पॉपुलेशन था। एक सेकंड में उनको जवाब दे दो। आने वाला पॉपुलेशन था और क्या कत्लेआम हुआ था। उसके बाद 52 में हमने संविधान बनाया और 52 के संविधान में हमने जो प्रोविजन एडॉप्ट किया, हमने मुसलमानों के लिए आर्टिकल 30 दिया। उस आर्टिकल 30 में उनको ये प्रोविजन दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको अपनी शिक्षा पढ़ाने का, आर्टिकल 30 बनाने का, पढ़ाने का आपको अधिकार है, जो हिंदुओं को नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन आज देख रहे हैं वो 1952 में बनाया था। और किस समय बनाया? बगल में पाकिस्तान बना, उसने वहां आज तक संविधान नहीं बन सका है। 5 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां बन गई है, वहां संविधान नहीं बन सका। कुछ दिन जिन्ना में थोड़े दिन 5 साल भर मरहरा गया और उसके बाद इस्लामिक स्टेट हुआ और हमने एक रिपब्लिक तैयार किया, उस समय तैयार किया। ये हमने उस विरासत को फॉलो किया आजादी के बाद। आप मुझे जानना चाहता हूँ कि जो सरकार से ये बिल ड्राफ्ट किया है, क्या समरसता द्रोही सरकार है या हिंदू द्रोही सरकार है? उनके दिमाग में ये ऐसी बातें आती कहां से? और वो तो सरकार बताएंगे क्यों आती है। ये टोटल सत्ता का खेल हो गया है, राजनीति और वोट का खेल हो गया है। 15% मुसलमान, कुछ SC ST, उनके वोट का खेल है। टोटल देश की का चरित्र वोट की धारा में, ये धारा में, वोट की धारा में आना शुरू हो गया। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा सर, अगर इजाजत अभी उधर से माइनॉरिटी और माइनॉरिटी को डिफाइन किया है। आपको बताया उनको तो किया जी, उनको तो किया माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी किस एरिया, किस एक्सटेंट वाइज है? जो माइनॉरिटी जिले की होगी, माइनॉरिटी स्टेट की यही तो नहीं किया, यही तो नहीं किया, तो किया ही नहीं। यही तो इस कंट्री का आपको किस ग्रुप को फॉलो किया, पूरे देश का किया। इसीलिए मैंने किशनगंज का उदाहरण दिया ना, इसीलिए माइनॉरिटी जो है वो आप फिर से सुने, ग्रुप मीन्स ए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एनी स्टेट in the Union of India or scheduled caste and scheduled tribe within the meaning of clause 24 and 25 of Article 366 of the Constitution of India. और पूरे यूनियन ऑफ इंडिया के लिए ये बिल है, हर स्टेट के लिए। स्टेट वाइड माइनॉरिटी अलग अलग हो सकती है। हाँ, स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है। अब तो है ही नहीं, हिंदू माइनॉरिटी क्या है ही नहीं। तो ग्रुप पे हिंदू आएंगे, वो वहाँ हिंदू वाले हैं, जिसका कोई मान ही नहीं है, जो आप जानते हैं। जी साहब, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जिन सेवाओं में रहे और जो संतुलन जो आपका अनुभव है तो आपने हमको बांटा। साथ ही 1943 कौन बोल रहा है? जी 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 इनका पुनः मैं अपनी बात दोहराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जिस प्रशासनिक सेवा में रहे तो आपने अपने अनुभवों को जो बांटा हम सबके बीच में, एक राष्ट्रीय धर्म का आप निर्वाह कर रहे हैं, इसके हृदय से आपका आभारी धन्यवाद हूँ। साथ ही जो स्क्रीन पे पिक्चर हम सबके सामने नहीं थी, जो आपने बताई,
उसकी जानकारी हमको मिली, उससे हम अपने आप को अनुभव करते हैं कि हम आज कहां पर हैं। 1943 को 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण होता है। जिन्ना ने ये मांग की थी कि मुसलमान जो है तो लोगों को लेने के लिए एक अलग स्थान दिया जाए। हमारे वरिष्ठ या पूर्व नेताओं ने जो स्वर्गीय भी हो चुके हैं उन्होंने एक अलग स्थान दिया। जब एक वर्गीकरण हुआ था कि उनको अलग स्थान दिया जाए तो उस समय तात्कालिक समय शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई? अगर शिफ्टिंग को हो जाती तो बहुत कुछ हम अच्छी स्थिति में होते। मैं समझता हूं एक छलावा एक धोखा हमारे साथ हुआ। उसी अनुरूप ये बिल भी पारित हो रहा है जिसको प्रस्तावित किया गया है। इस बिल में जो बहुसंख्यक समाज है उससे क्या आप अपील करने जाएंगे पूरे राष्ट्र के अंदर कि जन्म संग्रह होना चाहिए? मैं अपील भी कर रहा हूँ अपने पूरे राष्ट्र के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल को मैं अपील कर रहा हूँ। पटना में अपील करके आया हूँ, 21 करोड़ का पटना में अपील करके आया हूँ, भोपाल में अपील कर रहा हूँ, नागपुर 30 तारीख को जा रहा हूँ, जहां हमारे इतने दर्जनों लोग होंगे अखबारों में आएंगे। अपील भी कर रहा हूँ, आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपील आप बढ़ाएं। हम इस बिल के खिलाफ हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इन पेपर पे लिख के डिस्ट्रीब्यूट भी करते जाइए। की पूछना की ये जो लोगों का माइक कौन से नहीं यार इसका लीगल स्टेटस क्या है और उसकी ऐसा है ये नेशनल अच्छा सवाल क्या, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, अनऑफिशियल बॉडी है। वो अनऑफिशियल बॉडी ये प्राइवेट बिल के रूप में लाएगा। ये ऑफिशियल सरकार का बिल नहीं होगा। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इस बिल को पेश करेगा। उस बिल में ड्राफ्ट कमेटी में 12-14 लोग हैं जो साइट पर अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ क्रिमिनल वायलेंस बिल किसी करते हैं तो साइट आपको तो ये हो ही नहीं सकता। अध्यक्ष कौन? सोनिया गांधी। सर एक प्रश्न है छोटा सा। ये बिल तो आज तो तैयार नहीं हुआ, इसके प्रोसेस भी लगभग मुझे याद है 1.5-2 साल से प्रोसेस था। 5-6 महीने पहले ये लगभग सेम पे आया। तो इसमें राष्ट्रवादी संगठन या जो अपने को तथाकथित रूप से कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी संगठन समुदाय या ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितने दोषी है जिन्होंने नहीं सर मेरा प्रश्न पूरा हो जाए। समय रहते जब बिल बन रहा था उसकी सुबुगाहट हुई, तब से अभी तक नहीं जागे हैं। 27% जब सेतुबंध रामेश्वरम टूट जाता है उसके बाद जागते हैं। तब जागते हैं जब हाई कमांड संगठन का ऊपर का जो मुखिया अध्यक्ष पार्टी का अध्यक्ष बोलेगा कि विरोध करना है, तब शुरू करेंगे। जब बिल्कुल से नाव डूबने की होती है तभी तो हाहार चिल्लाते हैं। कितने दोषी राष्ट्रवादी संगठन? ऐसा बिल का ड्राफ्ट तैयार हो गया, बिल के ड्राफ्ट को उन्होंने साइट पर दे दिया, तब इसकी चर्चा शुरू किया। तो आप जमानी कहीं होती नहीं है। लोगों ने तब जाना तो ये बिल साइट पर आ गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स का नाम तैयार आ गया उस पर, और ये बिल का पेश करा, तब इसकी चर्चा है। बिल अभी तक पास नहीं हुआ तो ये कैसे होगा? एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, क्योंकि सामने स्टेज स्वामी विवेकानंद का दिखाई दे रहा है और स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण कार्य मानवता के पक्ष के लिए था। इस बिल में मानवता कहाँ खंडित हो रही है, तो क्या बताएंगे? इसको आप बताएंगे। मैं एक चीज कहना भूल गया जरा सा, मेरा परिचय तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसमें एडिशनल एक चीज विवेकानंद केंद्र के सिलसिले में है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन पिछले 2 साल से दिल्ली में कार्यरत है, चाणक्यपुरी में। वो एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। उसके डायरेक्टर मिस्टर अजीत डोभाल फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है। उसके सीनियर फेलोज में देश के डिफरेंट भाग के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, जैसे सतीश चंद्रा फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड एम्बेसडर, वो उसके सीनियर फेलोज में है। लेफ्टिनेंट जनरल आर के साहनी
जो अफगानिस्तान में GMI चीफ थे, 7 साल वहां रहे, वो उसके फेलो है। CG सहाय, AK वर्मा, वो रॉ के चीफ थे, वो उसमें है। रंगाचारी, फॉर्मर एम्बेसडर, कई देश में रहे, वो उसमें है। संयोग से मैं भी उसी में सीनियर फेलो हूं। ये करीब 14-15 लोग हैं और ये थिंक टैंक मेनली स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर चिंतन करता है, पेपर्स तैयार करता है। सरकार को भी हम पेपर देते हैं, वेबसाइट हमारा है, वेबसाइट पर भी पेपर देते हैं। 22,000 हिट्स हमारी वेबसाइट पर मंथ का है, 22,000 हिट है और मेनली पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, इन 2 जगहों में ज्यादा है, बांग्लादेश में है। हम डिफरेंट नेबरिंग स्टेट्स, जैसे मैं नेपाल और इंटरनल सूची देख रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस पर पेपर्स तैयार करते हैं। जैसे इलीगल माइग्रेशन है तो कोई गुवाहाटी में एक स्कॉलर पेपर तैयार कर रहा है, जिसको मैं गाइड करता हूं। इसी तरह पाकिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, देश के लिए क्या फॉलो आउट होगा। जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया, ओसामा बिन लादेन मारा गया तो भारत के इंटरेस्ट में अब वहां की फौज बची हुई है, वहां की जनता बची हुई है। मुल्ला का क्या रोल होगा, सब भारत के हाथ में काम, इसकी स्टडी करते, पेपर तैयार करते। और ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का ही भाग है, उसको VIF बोलते हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन चाणक्यपुरी में 1998 में जो अटल जी की सरकार की जमीन मिला था, बड़ा भव्य बिल्डिंग है, कभी आप आए तो एक तो ये कहना मैं भूल गया था, लोगों को भी उसका परिचय देना चाहिए। वो अंतर उसमें हर महीने 4-5 एम्बेसडर्स आते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का एम्बेसडर, पाकिस्तान का एम्बेसडर, अभी दलाई लामा जो प्रधानमंत्री हुए हैं, दलाई लामा दूसरे को हम नहीं किया था, उन्होंने वो आए तो उनका बोले, हम उनसे सवाल जवाब पूछते हैं। सवाल जवाब में भारत के इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के लिए इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, और सब बैठते हैं। एवरी ट्यूजडे हम बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल तैयार करते हैं। ये विवेकानंद केंद्र का है। बाकी परिचय तो दे ही दिया। मैं इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन जिसने ये किताबें पब्लिश की है हमारी, उसमें मैं डायरेक्टर था, उसका ट्रस्टी भी मैं था, डायरेक्टर भी था। 2 मैगजीन निकलती थी भोपाल में, चिरंतन भारत, शायद कुछ भेजा था, बंद हो गई आपकी सरकार ने। चिरंतन भारत, चिरंतन भारत हिंदी है, अंग्रेजी जर्नल में इसी मैगजीन देश लाई नहीं थी। 160 पेज की है, मैं दोनों का मैनेजिंग एडिटर था, तो चिरंतन भारत मैगजीन था। तो अभी यहाँ भी विवेकानंद VIF में वेबसाइट का नाम बता दीजिए। वेबसाइट का नाम बता दीजिए। वेबसाइट का नाम जी, वेबसाइट का नाम जिसपे अपलोड करते हैं प्रतिमा जो भी। हाँ, क्या है वेबसाइट का? VIF.org। India.org। VIF इंडिया इंटरनेशनल .org। मेरा एक आपसे प्रश्न है, ये जो संप्रदाय का जो बिल चर्चा आपने करी, बिल की आपने चर्चा भी यहाँ करी, एक अवसर मिला है कि पूरे देश को इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये पार्लियामेंट से बात होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं पाया। फंडामेंटल राइट्स को ये आपने खुद ने बताया, निश्चित रूप से तो कोई घबराने की बात नहीं है, पर एक मौका है कि इस बारे में जिन लोगों ने इसको प्रस्तुत किया है वो एक्सपोज होंगे। मेरा दूसरा इंफॉर्मेशन आपसे ये है, अभी आपके बारे में बताया गया कि आप एक इंटरनेशनल थिंक टैंक का काम करते हैं। ये जो सांप्रदायिक हिंसा पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो चल रही है, इसके मूल में है इस्लाम। साहब, इस पर तो मैंने 400 पेज 500 पेज की किताब लिखी है। बहुत लोगों ने लिखा है। किताब में इसमें एक किताब का फोटो है, लाल जैसा नजर आ रहा होगा। आप इस्लाम करते हैं, हम तो कहते हैं कुरान इसका है। कुरान का 25 आयत है, 25 आयत मैंने दिया है। मुझे लगता है कुरान इज रिस्पॉन्सिबल। वो चीजें, और मैं ज्यादा विषय में जाना नहीं चाहता। इस दुनिया में जितने भी राइट्स हैं,
अन्य जगह इसको एथनिक राइट कहते हैं, यहाँ कम्युनल राइट कहते हैं। 80% राइट में पूरी दुनिया में वन साइड इस्लाम एंड 20% में चाहे क्रोट्स होंगे, श्रीलंकन में वो तमिल्स होंगे या और कहीं कुछ होंगे, 80% में वन साइड इस्लाम। ये यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंट इसका ऑब्जर्वेशन है। ये किताब इसी पर बेस्ड है, इसमें कुरान के 25 आयत हैं अपेंडिक्स में, एंड इनडायरेक्टली हम कह नहीं सकते थे दिस इज कुरान। और इस किताब को जब मैंने लिखा तो हम पर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया में खलबली मच गई और हम पर कंप्लेंट हुआ, और उस कंप्लेंट में जो हमको गाली दी गई, मेरा व्यक्तिगत है, हम नहीं बोलना चाहते हैं, जो गाली दी गई उस गाली को सुनिए। आपके सवाल में जवाब नहीं बता रहा, आप ही का सवाल एक सेकंड में बोल। हमको गाली दी गई, ये मोहम्मद हमीद अंसारी को लिखा गया था। विद दिस लेटर वी द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कम्युनिटी would like to draw your attention towards the sad and unfortunate developments in the Indian intellectual and administrative setup. On 28th February 2004, the date deliberately chosen to commemorate 2 years of Gujarat experiment of unprecedented majoritarian, आप देखिए यहाँ भी मेजोरिटी शब्द का है, majoritarian violence against Muslims and ex-intelligence bureau officers with much official patronage, including the personal grace of Siddharth Krishna Advani, the father of modern communalism in India, published a book titled Islam and Religious Rights, a case study by Ram Naresh Prasad Singh, publisher India First Foundation. Pages after pages, the book spews venom against the Muslim community. We are deeply hurt to see how our religion is openly denigrated in the name of freedom of expression and scholarship. What is appealing that such a hate literature, reflecting the mindset of an uncompromising and a rabid communist, was produced by a top brass of intelligence bureau, decorated with various state awards like President's Medal. His claims to a scholarship is dubious because of its superficial reading and out of context references from Holy Quran, 25 ayat जो मैंने दिया था उस पर, Holy Quran. Dispassionate research and objective analysis eludes his highly polemical, but essentially communal work. Mr. R.M.P. Singh is an example of the penetration of extreme and virulent communalism in our public services. By authoring this highly objectionable book, Mr. R.M.P. Singh fails to write about religion and discharging his duty. Sir, we hope ऐसे और कुछ है, इसमें है 12 सिग्नेटरी है, मिस्टर जासिम मोहम्मद, सब प्रोफेसर लोग हैं, प्रोफेसर समीम अहमद, फला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम और कुरान को खुद डिबेट का हिस्सा बनाने में क्या परेशानी? नहीं, डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इसलिए नहीं बनाना चाहिए डिबेट का हिस्सा कि आप एक हम इस देश में रह रहे हैं, उस देश में उनके रिलीजन का भी सम्मान करना चाहिए। उनको हम ये अभी उन्हीं के कम्युनिटी में ये बची हुई बात है, ये काफी जोर से इस्लाम में एक डिबेट चल पड़ा है। वो डिबेट ये चल पड़ा है कि कुरान के वर्सेस को, आयत को अब आप नए ढंग से इंटरप्रेट कीजिए। जैसे जिहाद को जैसे इंटरप्रेट किया जाता है, एक लिबरल सेक्शन है वो जिहाद को दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करना शुरू किया है, लेकिन उसको पीट रहा है। रेडिकल्स उसको पीट रहे हैं, कहता है जिहाद का मतलब अपने मन के पाप से लड़ना, फलाना, भुटाना। तो कहता है आप उस ढंग से मत इंटरप्रेट कीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन इस ढंग से कीजिए। आपस में ही वो कर रहे हैं, जब देखते हैं दुनिया में विरोध होगा, लेकिन यहाँ उस पर नहीं विवेक करना, मेरी राय नहीं है जी। हो गया सर, ये पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका जाता है, पाकिस्तान की धुलाई करता है, कभी अफगानिस्तान की करता है, कभी इराक की करता है, कभी लीबिया की करता है, और ये क्या मानवता का डेटा क्या होने ले लिया?
क्योंकि यहाँ पे हमारे भाई पूछ रहे थे कि मानवता ये कहाँ है इसमें, तो मानवता का ठेका क्या हिंदुओं का है या हिंदुस्तान का ही है? हमने हजारों साल से किया हुआ, हमने हजारों साल से इसका ठेका लिया और इसी के लिए हम जाने जाते हैं। दूसरा सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में कभी वो गुरुद्वारे तोड़ते हैं, कभी मंदिर तोड़ते हैं, इसका हिंदुस्तान में कभी प्रदर्शन क्यों नहीं होते उसके विरोध में? जब ये 12-13 लोगों के ये 12-13 लोगों की कमेटी बनी हो, सरकार से अनुमोदित कमेटी हो, ये एक जो संपदा हिंसा विधेयक को इंट्रोड्यूस किया गया और आज सरकार अन्ना हजारे के अनुमति जो 5-5 लोगों की मंजूरी से बना हुआ जन लोकपाल विधेयक जो पेश किया गया है उसको कहती है जनता का विधेयक नहीं है, 4-5 लोगों का, तो ये 13 लोगों का है और ये 5-6 लोगों का उनके कंसेंट से। या आपका केंद्र या हम इस प्रकार की कोई बात उनके अन्ना हजारे कमेटी के आज की सारी बात में ला सकते हैं कि आपने ऐसे दूसरे लोगों को बिल को कैसे करके क्या वो जनता ने पेश किया? अभी बिल पेश नहीं हुआ, इसे जो प्रपोजल भी आया है अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। तो ड्राफ्ट स्टेज है, तो ये भी तो दूसरा बिल भी ड्राफ्ट स्टेज आएगा, ये सवाल उठाएंगे। उनको क्या ऐसा मैसेज की उसमें अभी वो संदर्भित कर सके कि आपने तो ये पूरी परंपरा से डाल चुके हैं, तो इस बिल को क्यों नहीं आप उसको एक्सेप्ट कर दिया गया वो ड्राफ्ट है? ये जो बिल है इसको अन्ना हजारे जी के बिल जी को सौंप देना चाहिए ताकि एक साथ 2 पास हो जाएंगे। ये छोटी समय की सीमा है, ये अंतिम प्रश्न सांप्रदायिक विधेयक के जो प्रपोज है आपने उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके जो दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट है राष्ट्रीय समरसता, 2 मिनट उसके बारे में थोड़ा विचार जाना चाहते हैं। राष्ट्रीय समरसता में कहा है, इसका आधुनिक क्या है, आधार क्या है, कारण है? राष्ट्रीय समरसता में ये है, मैंने आपको शुरू से कहा, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारी पूंजी है। हम भारत का मतलब विश्वास करना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में। भारत का मतलब हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में विश्वास करते हैं, बहुलवादी सोसाइटी में विश्वास करते हैं। हम मोनोथेइस्टिक सोसाइटी नहीं है। मोनोथेइस्टिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है कि सिर्फ एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक बाइबल है, एक गॉड है। हम उस सोसाइटी में नहीं विश्वास करते, हम बहुलवादी सोसाइटी में विश्वास करते हैं। हमारी सोसाइटी में कोई शिव को घर से बाहर फेंक देते हैं, उसी का पिता शिव पूजा करता है। कोई काली की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है। ये हमारी पूंजी है और इस पूंजी को हमने आजादी के पहले जब 2 दिन में थे, जब मध्यकालीन युग में जब हम सबसे अधिक 2 दिन में थे, उन दिनों भी मैंने बड़ी हिम्मत से इसको झेला है। जब दुनिया की ये अभूतपूर्व घटना हुई, इतने बड़े सब कंटिनेंट का विभाजन हुआ, इतने लाखों लोग बेघर हुए और मारे गए, उसके बाद हमने ये संविधान बनाया। कुछ कह सकते हैं लोग कि संविधान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे ट्रेडिशंस ने हमको फोर्स किया कि हम ऐसा संविधान बनाए कि उस संविधान में हम बिल्कुल अपने ट्रेडिशंस को लेके चले, जिसका मूल भाव है सिंथेसिस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये मूल भाव है और उसको भारत की पूंजी है। और आज भी मैंने आपको आरंभ में ही कहा, अगर आप साइट्स वगैरह देखते हो, दर्जनों यूरोपियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स भारत की तरफ आस लगाए बैठे हैं। कोई कुछ की राय होती है कि जो नॉन एग्रेसिव सिविलाइजेशन है उसका एक ग्रुप तैयार करो,
ग्रुप तैयार करके तब आप मजबूत होंगे, और जो निगलने वाली सभ्यता है उसको हम जोर डालें कि आप धर्मांतरण करके सभ्यताओं को निगल जाते हैं। कितनी सभ्यता अफ्रीकन कंट्रीज में थी, सब खत्म हो गई, छोटी छोटी सभ्यता थी, खत्म हो गई। तो हम कहें कि आप निगलो नहीं, सभ्यताओं को रहने दो, या उनसे आप निगोशिएट करो, या आप ऐसा मत करें। ये बातचीत, ये विचार, ये चल रहे हैं, और उसका एक ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन भारत में एक संस्था भी कायम हुई है, और उसी ट्रेडिशन को क्या रखा जी। ऐसी चीजों में 10 साल और 7 साल नहीं लगते, लंबे समय लगते हैं। आप चाहेंगे 2011 में कहें तो 12 में हो जाएगी, लंबा समय लगता है। प्रयास शुरू हो जाए, विचार शुरू हो। नहीं, जो चल रहा है उसमें क्या आपको लगता है कि ये देश बहुत लंबे समय तक कायम रह पाएगा अगर ऐसी चलता आरएनपी सिंह जी ने विषय को हमारे सामने रख दिया। प्रश्न बहुत है, परंतु जो कार्यक्रम है खेल का जो उसका कार्य ही प्रश्नों को खड़ा करना है और विचारों की श्रृंखला को प्रारंभ करना है, उस पर अंत पहुंचना नहीं है। इस हॉल से बाहर ये प्रश्न जाए, बाहर जाए, उन पर हम चर्चा करें, उन पर हम विचार विमर्श करें, यही इसका उद्देश्य है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इसकी पूर्व पीठ का बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने रख दी है, पूरा इतिहास हमारे सामने रख दिया है, और हमारे सामने चुनौती है कि उस इतिहास को हम और एक्सप्लोर करें और ज्यादा देखें, जाने। उन्होंने कई सारी साइट्स के बारे में बताया है, उस पर भी लोग जा सकते हैं। हमारे सामने आज इस विषय पर, क्योंकि विधेयक के रूप में आना है और विधायिका के समक्ष आना है, और जनता के समक्ष तो है ही, जो कि पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। हमारे लिए अत्यंत ही ये गौरव का अवसर है कि आज इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, जिनका अत्यंत ही लंबा संसदीय जीवन रहा है, ऐसे माननीय राघव जी, जो कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और वित्त के, वो हमारे बीच में है। उनका अपना बहुत लंबा संसदीय जीवन है। 1970 में पहली बार विधायक बने थे। बहुत सारे नौजवान हमारे बीच में बैठे हैं, वो तब पैदा भी नहीं हुए। लगभग 1970-72 में विधानसभा 1989 91 लोकसभा सदस्य रहे हैं। वो 91, 92 और 93 से 2008 सभा सदस्य हैं। वो हमारे बीच में, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात इस विषय पर रखें। माननीय राघव। आज के इस कार्यक्रम में मंच आसीन आदरणीय श्री सिंह साहब, श्री खंडेलवाल जी, श्री सांगी जी, उपस्थित सभी मित्रों। मैं रास्ते पर में सोच रहा था कि मुझे मुख्य अतिथि तो बनाया है, लेकिन मुझे विषय की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ नहीं है जो सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध विधेयक आना है, मैंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन सिंह साहब के भाषण सुनने के बाद मुझे लगा मैं आश्वस्त हो गया, क्योंकि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं। वास्तव में उनका जो उद्बोधन था वो आई ओपनर है, विचारों के जज। और मैं समझता हूँ यहाँ इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, सारे उनकी बातों से पूरी तरह से 100% कन्विक्शन और स्वाभाविक भी है। हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि इतना खतरनाक ये थे, लेकिन अब खतरा सामने दिखने लगा है।
इस तरह का भी कोई बिल हिंदुस्तान में बनाने का साहस कर सकता है, ये साहस की दुस्साहस है और ये बहुत बड़ी बात है। चुनौती है पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय लोगों को कि इस तरह का विधेयक बने, विधेयक पेश हो, विधेयक की चर्चा हो। इस देश के बहुसंख्यक को कटघरे में खड़ा कर दिया। हम तो उस संस्कृति के पोषक हैं जो हजारों वर्षों पहले से ये कहते आए हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की पहचान हमारी संस्कृति की, अतिथि देवो भव, ये हम कहते भी हैं, आचरण में भी उतारते हैं, और इसके बाद उनको कटघरे में खड़ा करके इस तरह का बिल लाया जाए, ये हम सबके लिए, मैंने पहले कहा, चुनौती ही है एक प्रकार से। अगर इसके पीछे मंशा अगर देखी जाए, और जैसा कि शिक्षा में उसका संकेत कर दिया है कि इसके पीछे कुछ नहीं है, सीधी सीधी वोट पॉलिटिक्स। आज इस हिंदुस्तान में अनेक राजनीतिक दल जो है मुस्लिम के थोक वोट पाने की होड़ में लगी, होड़ में लगी, क्योंकि अभी तक जो वोट पॉलिटिक्स चली है इस देश के अंदर, जैसे मतदान हुए हैं, जितने चुनाव हुए हैं, उसमें एक बात तो जरूर समझ में आ जाती है कि मुस्लिम वोट अगर 15% है और आमतौर पर वो थोक मतदान करते हैं, और हिंदू वोट भले 85% हो, वो कभी थोक वोट नहीं करते, वो बढ़ जाते हैं, जातियों में बढ़ते हैं, वो भाषाओं में बढ़ते हैं, वो रीजन्स में बढ़ जाते हैं, और इसीलिए चिंता करना है तो मुस्लिम वोट की चिंता करो, हिंदू वोट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी हिंदू वोट थोड़े से यूनाइट हुए हैं तो चुनाव के परिणाम अलग किस्म के आए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा उस बात को, लेकिन यही कारण कि कितनी राजनीतिक दल है जो इस होड़ में लगे हुए हैं कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाए ठोके ठोक, वो उसके लिए अपीजमेंट करते हैं, और अपीजमेंट किस हद तक जाते हैं ये भी कहने की आवश्यकता है। ये भी एक अपीजमेंट का ही एक सबसे घिनौना तरीका है, ऐसा घिनौना तरीका और नहीं हो सकता। कई पार्टी ने कहा मुस्लिम को नौकरी में आरक्षण दें, कुछ पार्टी ने और तरह की बातें कही, लेकिन हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसी हैं जो इस होड़ में लगी। और जब भी मुस्लिम वोट बटा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को भी। मैं उसकी विवेचना नहीं करूंगा, लेकिन अगर दक्षिण भारत में कांग्रेस का सफाया है तो इसलिए मुस्लिम वोट वहां पर दूसरी पार्टियां ले गई या बंटवारा कर ले। इस तरह से वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जब भी ये बंटवारा होता है तो सबसे ज्यादा संकट आता है कांग्रेस के, और इसीलिए इसके प्रणेता भी जो हैं वो संस्था के अध्यक्ष है, वो कांग्रेस की भी अध्यक्ष है। जाहिर है कि इसके पीछे जो सारा कुछ मकसद है, आपके वोटों की चिंता नहीं होनी परवाह नहीं, उन्हें परवाह है वो 15% वोट जो थोक मतदान करते हैं उनको लक्षित करके, और ये विधेयक मैं समझता हूं लाया गया है, लाने की कोशिश की जा रही है, पब्लिक में आया हुआ है। लेकिन कभी कभी ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं। इस तरह की जब चीजें आती हैं तो रिएक्ट होता है, और अगर बहुसंख्यक यहां का रिएक्ट हुआ तो फिर परिणाम अच्छे ही आए। अब सवाल ये कि आप रिएक्ट हो सकते कि नहीं हो सकते, और रिएक्ट होकर यूनाइट हो सकते नहीं हो सकते। रिएक्ट होकर जब यूनाइट होंगे तो लोगों को ये समझ में आएगा कि केवल मुस्लिम एपीजमेंट से ही हम सत्ता में आ सकते हैं, ये बात सही नहीं है। और इसीलिए इसको हमें तो एक तरह से अगर मान लीजिए कि ये जैसे आज भ्रष्टाचार के बारे में सारा रिएक्शन इकट्ठा हो रहा है, तो एक अलग तरह का दृश्य नजर आ रहा है। इसी तरह अगर इस विधेयक के विरोध में रिएक्शन बहुसंख्यक समाज में आ जाए
तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान का उद्धार हो जाए। वरना हिंदू कभी सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ही सेकुलर है। जितनी सहनशीलता हिंदुओं में है उतना कहीं नहीं, और उनको अगर इस तरह से कटघरे में भरा जाए तो क्या, जहां जहां भी हिंदू भारी संख्या में है, 80-90% है, वहां कभी सांप्रदायिक दंगे होते ही नहीं। और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फर्क समझ लीजिए, ये डिवीजन हुआ था हिंदू और मुस्लिम्स के हिसाब से डिवीजन हुआ था इन दोनों देशों का। पाकिस्तान में कितने हिंदू है, जब भी हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते। यही बेसिक बात है हिंदू में कि वो कभी कम्युनल नहीं हो सकता, वो हमेशा सेकुलर ही, सहनशीलता उसकी चरम सीमा तक है। आज वेस्ट बंगाल में से हिंदू निकल के पास क्यों आ रहे हैं? कश्मीर में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर सारे मंदिर क्यों मिटाए जा रहे हैं? कश्मीर के पंडित बाहर, हिंदू पंडितों को बाहर क्यों आना पड़ा? आज तक हम वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो ये अंतर है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि हम तो हजारों वर्षों से मानवता के पुजारी रहे, तो वो तो रहेंगे, वो हमारी संस्कृति के अंदर है, हमारे खून के अंदर है। और ऐसी स्थिति में ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? गुजरात में एक तरह से सारा ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, वो हमला बोल रहे हैं गुजरात सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी दंगाबाज में घटता था, वो एक रिएक्शन का गोदरा था, वो शुरुआत नहीं थी। वो रिएक्शन कहीं हो सकता है, रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन जिन्होंने ओरिजिनल एक्ट किया उनके खिलाफ कोई बात है नहीं, लेकिन जो रिएक्शन में कुछ बातें हो गई है उसके लिए लेकर पूरा दुनिया में हंगामा मचाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर किया जा रहा है, ढूंढी जा रही है एक चीज से किस तरह से वो फंस जाए। ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इसलिए है कि हम बहुत कम रिएक्ट हो पाते हैं, बहुत कम अवसरों पर संगठित हो पाते हैं, और जब जब भी संगठित हुए तो उसके परिणाम मैंने कहा कि बहुत अच्छे ही आए। ये बिल जो है इस बार का मौका दे सकता है। रसीदा तरीके भाषण देने वाले, उद्बोधन करने वाले जगह जगह पर घूमे और पूरे देश पर घूमेंगे तो नशा बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा। फिर किसी भी ताकत की ये साहस नहीं हो सकती कि इस तरह का बिल लाने की और उसको पब्लिश करने की कोशिश नहीं करते, इस तरह की किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाए, तो होना भी नहीं चाहिए। हिंदू एक विचारधारा है, हम एक राष्ट्र हैं, और इस राष्ट्र की मुख्य धारा में बाकी के लोगों को रहना चाहिए। तो जब ये बात कही जाती है तो क्यों बुरा लगता है? क्या कारण है कि कुछ लोग जो है अलग पोशाक पहनते हैं, अलग तरह की भाषा पर वो अपना घमंड करते हैं, या अलग तरह का व्यवहार करते हैं? क्या जरूरी है? मुझे मालूम है कि आजादी की पहले जो है ऐसे गांव के 50% से ज्यादा मुसलमान ऐसे होते थे जो धोती पहनते थे। आज क्यों नहीं एक ही मुसलमान धोती पहनते थे? क्या धोती पहनना पाप हो गया? या वेशभूषा आपको अलग पता नहीं किया? आवश्यकता हिंदुस्तान में क्यों ऐसे होने लगे? क्यों अपने आप को अलगाव में उसमें खड़ा करने की आप कोशिश करते हैं? ये इसीलिए एक बार ये चिंतन करा था कि मुख्य धारा में लोगों को रहना चाहिए। मुख्य धारा में एक राष्ट्र है, इसका इतिहास है, इसकी संस्कृति है। इस इतिहास, संस्कृति और इसके चिंतन से कोई धर्म की सील नहीं लगती है, उसमें राष्ट्रीयता की सील लगती है। तो उस राष्ट्रीयता की सील लगाने में क्यों लोग घबराते हैं? वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है इस देश के अंदर? ये झकझोरने वाले प्रश्न है, और इतने लोग उसके बाद में, क्योंकि हम कभी कभी तो हो जाते हैं और साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर संकीर्ण विचारधारा में जब बढ़ते हैं, जाति में सोचने लगते हैं और में सोचने लगते हैं, तो फिर विभक्त हो जाते हैं। और इसीलिए इस तरह के लोग जो है दुष्प्रास करते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के दुष्प्रास न हो पाए, इसके लिए हमें इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाए रखने के लिए संगठित होने की
जरूरत है। जहां तक समरसता की बात है तो हम तो हमेशा भी समरसता के पक्षपाती रहे। आप बताइए कि सबरी के पेड़, झूठे पेड़ भगवान राम ने खाए, क्या ऐसा विवाद हो सकता है? वाल्मीकि जो शूद्र समाज से कहे जाते हैं उनको ऋषि करते हैं और हमने दर्जा दिया, उनको पूछते हैं उनकी रामायण को पवित्र ग्रंथ मानते। कालांतर में ऐसा जरूर हो गया कि कई छुआछूत की बात आ गई बीच में, कैसे आई पता नहीं, लेकिन ये हमारी संस्कृति का मूल अंग नहीं। हम हमेशा समरसता के हामी रहे हैं, इस हिसाब से कभी मानवता में भेद नहीं किया है। वरना सब हुआ होगा, काम बड़े होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मानव में भेद करने की प्रथा हमारे कभी नहीं रही और न रहना चाहिए। मैं अभी इस अवसर पर तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी कुछ शिक्षा में कह दिया, प्रश्नों के उत्तर भी दिए। मैं शिक्षा को बहुत इस बात की व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरा भी ज्ञान वर्धन किया है, क्योंकि मुझे जिस बातें नहीं मालूम थी मैं स्वीकार करता हूँ। और अब ऐसा इच्छा वही को पढ़े ही पूरा की क्या विधेयक है और क्या नहीं है, ऐसी इच्छा भी हुई है, तो मैं उनको फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी काम करूँगा। माननीय मंत्री जी द्वारा देश की और हिंदू समाज की जो निरंतर विचारधारा रही है उसकी ओर मेरी ध्यान आकर्षित किया गया और सचेत भी किया गया। बल्कि रामधारी सिंह जी दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भावी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। एक किसी समाजशास्त्र ने लिखा भी है कि माइनॉरिटी इज नॉट ए मैथमेटिकल कॉनोटेशन, इट इज ए नॉन डोमिनेंट ग्रुप। और जो भारतीय परंपरा रही है वो तो डोमिनेंस की कभी भी नहीं रही है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ साथियों में जो कुछ साइट्स हैं उसके बारे में जानना चाहता था, मैं एक मिनट में उसको बता देता हूँ। ये